So good morning everyone. Let us start with the topic of the day. In the previous video, we discussed about the scope of financial management. The very first function we discussed, that is investing function. Now we will be discussing the financing function, right? So let's start with this another function. Okay. In the financing decision में क्या चीजें होती हैं? दो चीजें होती हैं. एक तो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, एक होता है फाइनेंशियल प्लानिंग. दो चीजें होती हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल प्लानिंग. जब हम फाइनेंसिंग की बात करते हैं, फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है कि वेयर फ्रॉम or from where the company will arrange the funds and how it will procure the funds, how much funds will be procured and in what proportion the funds will be procured, and if the funds are procured then how will it effectively manage and utilize those funds. इसका मतलब ये है, फाइनेंसिंग फंक्शन का मतलब ये होता है. अब इसमें दो क्राइटेरियाज है. जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दो क्राइटेरियाज थे हमारे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ऐसे ही फाइनेंसिंग फंक्शन में भी दो क्राइटेरियाज हैं. एक होता है कैपिटल स्ट्रक्चर और दूसरा हमारा होता है फाइनेंशियल प्लानिंग. ठीक है. इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं डिटेल देती हूँ, फिर उसका एग्जाम्पल भी दूंगी क्या होता है ये. ठीक है. देखो, जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं उसमें दो चीजें आती हैं, डेट और इक्विटी. ठीक है. डेट होता है जब आप उधार पे किसी चीज से उधार लेते हो और सपोज आपको कोई बिजनेस करना है और आप लोन लेकर के या किसी से डेट लेकर के उस बिजनेस को शुरू करते हो. ठीक है. या फिर आप क्या कर सकते हो, इक्विटी के थ्रू भी अपने फंड्स को रेज कर सकते हो. या आपने पहले सुना होगा, जब आप शेयर्स अलॉट करते हैं, कंपनी अपनी शेयर्स अलॉट करती है तो सब्सक्रिप्शन के लिए अलॉटमेंट लेटर्स मिलते हैं. ठीक है. उसके लिए आपको शेयर, कंपनी अपने शेयर्स देती है, इन रिटर्न द इन्वेस्टर्स अपनी मनी इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी के अंदर, राइट. सो ये सब आपने पढ़ रखा होगा बट स्टिल विल रिवाइज. ठीक है. सो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी बेसिकली वही है. कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन की बात हम कर रहे हैं कि बेसिकली क्या होता है, अगर हम डेट को ज्यादा यूज करेंगे, हम जब हमारी कंपनी के अंदर उधार अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है, हमारे शेयर होल्डर्स को रिस्की बहुत लगेगा उस कंपनी में इन्वेस्ट करना. क्योंकि एक बात बताइए, अगर आप अपनी कंपनी के डेट को बढ़ा लोगे तो शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, बिकॉज बाद में जाके कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है. ठीक है. तो जनरली हमेशा एक बैलेंस रखा जाता है, डेट और इक्विटी का हमेशा एक बैलेंस रखा जाता है कि जिससे कि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बाद में कंपनी बैंकरप्ट ना हो, इंसॉल्वेंट ना हो. और बाद में क्योंकि क्या होता है, अगर कंपनी अपने लॉसेस को या फिर अपने जो डेट को उनको उधार चुका नहीं पाएगी तो क्या होगा, कंपनी के एसेट सीज कर लिए जाते हैं और शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलता है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, दे वांट सेफर साइड, राइट. तो हमेशा वो ये उनकी ये हमेशा क्राइटेरिया रहेगा कि हमेशा डेट जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं हो. डेट शुड नॉट एक्सीड इन हाई प्रोपोर्शंस देन द इक्विटी. देयर शुड बी एन ऑप्टिमम बैलेंस बिटवीन डेट एंड द इक्विटी. अगर इक्विटी ज्यादा दे देंगे तो क्या होगा, आपकी ओनरशिप चली जाएगी. आप जितना इसको इक्विटी देंगे उतनी आपकी ओनरशिप कंपनी के अंदर से चली जाती है. इसको और डिस्कस करेंगे थोड़ा सा. तो समझ आया ऑप्टिमम क्या, एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है. एप्रोप्रिएट ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि देयर शुड बी अ जुडिशियस मिक्स, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन डेट एंड equity. And when we say there should be a balance between debt and equity, that is known as capital structure. Now, अब मैं आपको जो बताने वाली थी, दो फंक्शंस होते हैं फाइनेंसिंग फंक्शन के अंदर. दो चीजें आती हैं, एक होती है फाइनेंशियल प्लानिंग, एक होता है कैपिटल स्ट्रक्चर. देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग होता है कैपिटल स्ट्रक्चर. सो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, वो डिसीजंस, वो वाले डिसीजंस जो आपको ये बताते हैं कि मुझे एक्चुअल में कितना फंड्स रेज करने की जरूरत है, टोटल में मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कितने फंड्स की जरूरत पड़ेगी और मैं कहाँ से वो फंड प्रिक्योर कर सकता हूँ. ठीक है. तो अमाउंट एंड वॉल्यूम ऑफ द फंड्स, सपोज आपका कोई बिजनेस है, उसके लिए आपको एक्सपेंशन के लिए अपनी ग्रोथ फंड चाहिए, रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए आपको R&D करनी है तो आपको फंड चाहिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए चाहिए, अपने बिजनेस की क्वालिटी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए कुछ चाहिए. तो इट डिपेंड्स अपॉन किस टाइप का बिजनेस है, उसी अकॉर्डिंग आपको फंड चाहिए होता है, राइट. दूसरा, कहाँ से लोगे, दो तीन सोर्सेज हमारे पास होते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेट. बेसिकली हम इक्विटी और डेट बोलते हैं एक साथ ही. इक्विटी और डेट में से हम पैसे को रेज करते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में से हम पैसे को रेज कर सकते हैं. सो बेसिकली फाइंडिंग द सोर्सेज ऑफ द फाइनेंस. एंड थर्ड फैक्टर इज, अब देखो हर चीज की कॉस्ट होती है, फ्री में आपको कोई कुछ भी नहीं देने वाला.
राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर कंपनी कोई भी पैसे लेगी डेट से, अगर कंपनी पैसे रेज करती है तो उसे कॉस्ट देनी पड़ती है। अगर कंपनी इक्विटी से पैसे रेज करेगी तो भी कंपनी को एक कॉस्ट देनी पड़ेगी। ये मैं आपको समझाऊंगी अभी आगे वाली स्लाइड में कि कैसे कंपनी की कॉस्ट लगती है। और कंपनी को रिस्क तो दोनों में ही है, इक्विटी ज्यादा दे देंगे तो ज्यादा ओनरशिप चली जाएगी, और डेट ज्यादा ले लेंगे तो क्या होगा, तो हमें बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी का डर रहेगा कि अगर हम नहीं चुका पाए तो आगे जाके हमारी कंपनी सीज भी हो सकती है। ठीक है। सो बेसिकली रिस्क दोनों में है, कॉस्ट दोनों में लग रही है, तो हमें एक जुडिशियस एक बैलेंस बनाना पड़ता है डेट और इक्विटी के बीच में। देन फाइनेंशियल डिसीजन इस तरीके से लिए जाने चाहिए कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरी कम। देखो जाहिर सी बात है, जब मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि अगर मैं डेट से पैसा रेज करती हूँ या मैं इक्विटी से पैसा रेज करती हूँ, दोनों में मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। आई हैव टू पे अ कॉस्ट व्हेन आई रेज द मनी थ्रू इक्विटी और थ्रू डेट, बट दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी कैप्ट मिनिमम। वो मुझे कम से कम देना पड़े, मुझे इस तरीके से अपने स्ट्रक्चर को बैलेंस करना पड़ेगा कि कम से कम मेरी कीमत लगे, कम से कम मेरी कॉस्ट लगे, और मेरा रिटर्न ज्यादा हो लेकिन मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा कम हो। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ दिख रहा होगा शॉर्ट टर्म फंड्स या लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स में आपके ओनर के खुद के फंड्स भी हो सकते हैं, रिटेन अर्निंग्स हो सकती है, डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म में आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, कॉमर्शियल पेपर हो गया, ट्रेड क्रेडिट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब आपके क्या है, शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, तो समझ आ गया कंपनी के पास कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं पैसे रेज करने के लिए, कितना फंड रेज करना है, कहाँ से करना है, और किस प्रोपोर्शन में करना है, और फिर कैसे उसको यूटिलाइज करना है। उसको इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, कैपिटल स्ट्रक्चर इतना जुडिशियसली ऑप्टिमम बैलेंस हो कि दैट देयर शुड बी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ द प्रॉफिट्स मस्ट बी देयर। अब देखिए, आप मैंने ना चार्ट में आपको बना के दे रखा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए। 50-50% इक्विटी, जैसे 50-50 हो गया, 50-60 हो गया, 50-60 नहीं सॉरी 60-40 हो गया, देन 40-40, 65-35। तो इतना बैलेंस होना चाहिए, ये ऑप्टिमम स्ट्रक्चर के परसेंटेजेस मैंने दे रखी हैं। ज्यादा डेट लोगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज्यादा इक्विटी लोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो बैलेंस रखना है, वो बैलेंस आप देख लीजिए 100 का पोर्शन में 55-45, 45-55, 50-50 या 65-35, तो प्रोपोर्शन यही आता है, इससे ज्यादा कोई और प्रोपोर्शन बनेगा ही नहीं उसका। तो ये देख लीजिए आप कैपिटल स्ट्रक्चर, ये आपका इक्विटी, ये आपका है डेट। डेट हमें मिनिमम रखना है, इक्विटी को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने देना है। ठीक है, सो इक्विटी डेट का ऑप्टिमम बैलेंस हमको चाहिए होता है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर, अब सेकंड पॉइंट क्या आता है फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर में दो चीजें आती हैं, डेट और एक इक्विटी। उसके बारे में आपको एग्जांपल दूंगी मैं अभी। ठीक है, डेट और एक इक्विटी, कंपनी को इस तरीके से बैलेंस करना है अपने डेट और इक्विटी को, देयर शुड बी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरी बहुत कम हो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर मैं डेट से पैसा रेज करूंगी या इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करूंगी तो मुझको एक कीमत चुकानी पड़ेगी, मुझे कॉस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब वो कॉस्ट देनी पड़ेगी, दैट हैज टू बी डन। तो इसलिए मैं कितना डेट रखूं कितना इक्विटी रखूं वो हमें ये बता। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा कम रहेगी, और मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं कि मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा कम रहे और मैक्सिमम मुझे प्रॉफिट मिले, मैक्सिमम मेरी कंपनी प्रॉफिट कमाए। ठीक है, अब एक एग्जांपल करते हैं डेट और इक्विटी को बहुत अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, एक बर्गर का बिजनेस कर रहा था कोई। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया दो चीजें फाइनेंशियल प्लानिंग की और कैपिटल स्ट्रक्चर होती है, दो चीजें होती हैं ये आपका स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। फाइनेंसिंग डिसीजन है, फाइनेंशियल डिसीजन के दो डिसीजन होते हैं, दो क्राइटेरिया होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल प्लानिंग, एक होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल प्लानिंग हम डिस्कस कर लिया एंड कैपिटल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम सिर्फ डेट और इक्विटी का मतलब थोड़ा डिटेल में समझना की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक बर्गर का बिजनेस था, मिस्टर खान बर्गर का रेस्टोरेंट चलाता था, लोकल बिजनेस चल रहा था, लेकिन उसने सोचा कि मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। ठीक है, मुझे अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कंट्री, पूरी कंट्री में इसको एक्सपेंड करना है, पूरी कंट्री में, देश देश मतलब बहुत जगह मुझे इसको एक्सपेंड करना है, बट उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास एडिशनल कैपिटल चाहिए उसके लिए। तो उसने के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो उधार पे किसी से पैसे मांग ले, या फिर वो इक्विटी, इक्विटी अपनी ओनरशिप थोड़ी किसी को दे तो पैसे रेस करे। ठीक है, उसके बाद दो ऑप्शन थे बर्गर के बिजनेस को एक्सपेंड करने के। तो उसने क्या करा, अब दो ऑप्शन है उसके पास,
तो इक्विटी में उसने क्या कर सकता है, वो पहले डेट समझ लेते हैं। तो जैसे देखिए, अब मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। ये देखिए, ये ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसमें से ऑप्टिमम कौन सा है आपको दिख रहा है, 75-25। ये भी ये ऑप्टिमम है या नहीं है, 40-60, 70-30। ये कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट, कोई भी कंपनी कितने भी तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर ले सकती है, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन हम कहते हैं कि बैलेंस रखना चाहिए डेट और इक्विटी को, राइट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में दो चीजें होंगी, डेट और इक्विटी। अब वो जो बंदा है उसको रेज करना है, अपनी फाइनेंस करनी है अपनी बिजनेस को, उसके लिए उसको डेट चाहिए या इक्विटी चाहिए, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, डेट का मतलब समझ लो। अब वो क्या करेगा, डेट या तो वो किसी से उधार पे कैपिटल ले और उसके बदले फिर वो हर साल इंटरेस्ट देता रहे, ठीक है। सपोज करो उसने उसको 40 लाख लेने थे, उसको 40 लाख कहीं से रेज करने थे, टोटल 40 लाख उसको पैसे रेज करने थे। उन्होंने सोचा 20 लाख का मैं डेट ले लेता हूँ, 20 लाख का मैं इक्विटी ले लेता हूँ, राइट। तो 40 में से, आप ये देखो 40 लाख में से उसने सोचा डेट में 20 लाख का ले लेता हूँ। डेट वो कितने का सोच रहा है, 20 लाख का, ठीक है। तो सपोज करो 20 लाख का डेट लेता है वो फॉर 5 ईयर्स के लिए, तो हर साल उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेट से 10%। तो हर साल 1 लाख रुपए इंटरेस्ट देगा वो, ठीक है, 5 साल तक देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो 20, उसने सोचा 20% इक्विटी ले लेता हूँ मैं, तो उसने क्या करा, इक्विटी के थ्रू उसने रेज किया। तो उसने फिर 20 लाख रुपीज रेज करा। उसने शेयर होल्डर्स को इन्वाइट किया कि मेरी कंपनी में तुम इन्वेस्ट करो एंड मैं तुम्हें डिविडेंड दूंगा, ठीक है ना। तो 20 लाख का उसने फिर उसको इक्विटी के थ्रू रेज किया। इक्विटी के थ्रू को अगर वो रेज करेगा तो उसके बदले में वो ओनरशिप मांगेंगे, जो आपकी शोल्डर्स है, इक्विटी शोल्डर्स, ओनरशिप देनी पड़ेगी। सपोज दैट से 10% ओनरशिप मांग रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो 90% उसके पास रही और 10% ओनरशिप उसने किसी और को दे दी, ठीक है। दैट मीन्स इक्विटी रिप्रेजेंट करती है ओनरशिप इन द कंपनी, ठीक है। एंड जब डेट रिप्रेजेंट करता है बोरोड कैपिटल, जो बोरोड कैपिटल यहाँ पे कितनी है, 20 lakhs। So 20 lakhs capital that has to be repaid again after 5 years. Okay, 20 lakhs plus the interest of the 5 years. That amount has to be returned to the borrower. ठीक है ना। अब डेप में ये प्रॉब्लम होती है कि आपको पूरा का पूरा पैसा तो रिटर्न करना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। दैट मीन्स 20 lakhs प्लस हर साल का इंटरेस्ट कितना हुआ, 5 साल के लिए 1 लाख रुपीज हो गया, तो 25 lakhs, ठीक है। सो अंडरस्टूड, दैट मतलब समझ आ गया। तो उसके पास दो ऑप्शन थे, 20 lakhs डेट से लिया उसने, 20 lakhs इक्विटी से लिया। इक्विटी में उसने 10% ओनरशिप किसी और को दी, ठीक है। नाउ डेट इनक्लूड्स फिक्स्ड पीरियोडिक रिपेमेंट्स। डेट में आपको पीरियोडिक रिपेमेंट्स करनी पड़ती है, हर साल इंटरेस्ट का पैसा तो जो देते हो आप, उसको बोलते हैं पीरियोडिक रिपेमेंट्स। लेकिन इक्विटी में आपको हर साल कोई पेमेंट देनी नहीं पड़ती है। ओनर्स, द इक्विटी शेयर होल्डर्स और द ओनर्स, दे बियर द रिस्क ऑफ द बिजनेस or the profits or losses, they bear both of them equally, right. So debt carries lower risk for the lender but equity bears higher risk for the investors. इन्वेस्टर्स को वहां रिस्क ज्यादा क्यों होता है, बिकॉज कंपनी अगर डूब जाएगी तो उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, उनको रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए इन्वेस्टर्स को ज्यादा रिस्क रहता है अगर इक्विटी में, और डेट में रिस्क किसको रहता है, लेंडर, लोअर रिस्क रहता है, ठीक है। नाउ अब ये सेम ही है जो मैंने आपको बताया था उस टाइम, बोरोड फंड्स और इक्विटी फंड्स क्या होता है। डेट और इक्विटी के बारे में आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब डेट में बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ इज टू बी रीपेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट आपने यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इक्विटी में आपने एक बार पैसा रेज कर दिया तो आपकी ओनरशिप जाती है, सम परसेंटेज ऑफ योर ओनरशिप स्टेक इज ट्रांसफर टू अदर शेयर होल्डर। इसमें रिस्क सब, इसमें जो डेट है उसमें आपको कोई ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं देना पड़ता, कोई ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है इसमें। इसमें आपकी ओनरशिप आपके पास ही रहती है, ठीक है। बट इक्विटी के अंदर आपकी ओनरशिप डायल्यूट हो जाती है। एवरी ईयर यू हैव टू गिव फिक्स डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, सॉरी डिविडेंड हैज टू बी गिवन टू द शेयर होल्डर्स इन केस द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट्स। लेकिन ये थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है, बिकॉज अगर प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो डिविडेंड भी ज्यादा होगा, ठीक है। और दूसरी चीज एक बहुत बात है कि इसमें आपकी ओनरशिप भी जाती है, पार्शियल और कंप्लीट भी जा सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। अब देखिए इक्विटी को और समझते हैं क्या होती है इक्विटी। एक ये वाला, लेट से दैट पर्सन इज दिस बर्गर, दैट पर्सन, सपोज दिस पर्सन वांट्स, दिस पर्सन ना, दिस वन, suppose he is the person who wants to expand his burger business, so he went to his friend Salma, right, and he said that Salma,
प्लीज इन्वेस्ट 20 lakhs in my company, I need it urgently. ठीक है. Then Salma went home and thought, what should I get if I invest 20 lakhs in his company? Though he is my friend, but still, how can I just give 20 lakhs to him without any expecting anything in return? I should also get something in return. So she came next day to his home, and she asked from that person that, will you give 20% of your ownership in your company to me? 20% stake दोगे आप अपनी कंपनी में मुझको, मतलब 80% कंपनी तुम्हारी, 20% मेरी. The person thinks and said that, okay, I'll give you 20% stake in your in my company. So now 20% of the company belongs to Salma and 80% belongs to that the burger man, right? So this is how the equity matters. Capital which comes from the sale of stock to the investors. And how will he give the equity now? Now what will happen? This person will distribute his shares to his company to Salma. Like suppose Salma invested 20 lakhs in this business. So and each share cost is rupees 100. So that means Salma has given 2,000 shares. 2,000 into 100, that is 20 lakhs, right? No, 20,000 shares. So Salma will buy 20,000 shares of his company, and then the Salma will have the shares of the company, and that burger person, he will get that amount of 20 lakhs through equity. Understood what is equity? So that means the equity is the capital which is raised by the business by selling the shares और द स्टॉक ऑफ द कंपनी टू डिफरेंट इन्वेस्टर्स. हो सकता है यहाँ सलमा को बेचा हो, वहां किसी और को भी सेल कर सकते हैं, वो 2-3 इन्वेस्टर्स और भी हो सकते हैं, राइट? तो अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इक्विटी. इक्विटी में व्हाट हैपेंस, द पर्सन हु इज सेलिंग द शेयर्स विल गेट द मनी इन रिटर्न एंड ही विल गिव दैट मच अमाउंट ऑफ शेयर्स टू द इन्वेस्टर. ठीक है. So this is all done for today. So if you want to study the merits and demerits of equity and debt, then you can easily understand them. यहाँ इन्वेस्टर्स, इक्विटी में इन्वेस्टर्स को ओनरशिप देनी पड़ती है, डिमेरिट्स, और इसमें उनके इमीडिएट पेमेंट कुछ नहीं करनी पड़ती है, उनको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती है. इन्वेस्टर्स बियर द रिस्क ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आल्सो. लेकिन डिमेरिट्स क्या होते हैं इक्विटी के, कि ओनरशिप जाती है एंड टैक्सेस डिडक्टेबल नहीं होते हैं आपके डिविडेंड्स. ठीक है. डेट में क्या होता है कि यू नीड टू बोरो मनी, यू हैव टू पे इट एट अ लेटर डेट, एंड इसमें आपकी ओनरशिप आपके पास ही रहती है. जो कंपनी रिटेन्स फुल ओनरशिप इन द कंपनी, एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स हैव टू बी डन, बट इंटरेस्ट पेमेंट्स देनी पड़ती है. इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है इसमें. अगर आप डेट लेते हो तो इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, उसमें कोई पैसे नहीं कटते टैक्स के. ठीक है. लेकिन डिमेरिट्स क्या होते हैं, रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी होता है. पेमेंट्स आर बाउंड, टाइम बाउंड, टाइम पे पेमेंट होनी ही चाहिए, whether or not the company is earning profits or not, but payment has to be done timely, right?